आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। ये वीडियो मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है लोगों के क्लिक करने के लिए, इसलिए मैं इसमें सिर्फ मेल्स को बता रहा हूँ, उन्हें यही सिखा रहा हूँ। बट फीमेल्स भी इससे बहुत कुछ सीख सकती हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, मैं ज़रूर लाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को सिखाऊंगा। अगर इसे शॉर्ट में समझे तो हस्बैंड डिवोर्स चाहता था एंड वो वाइफ की एडल्ट्री प्रूव करना चाहता था, जिसके लिए उसने बच्चे के डीएनए टेस्ट करने की मांग करी फैमिली कोर्ट में। बट फैमिली कोर्ट ने हाई कोर्ट की परमिशन लेने को कहा, तो हस्बैंड ने यही डिमांड दिल्ली हाई कोर्ट में रखी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के हिसाब से बच्चे को एक मोहरे की तरह यूज़ किया जा रहा है एंड इट्स नॉट फाइन फॉर किड। इस वजह से डीएनए टेस्ट को मना कर दिया गया। तो अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं तो हमें पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ ने 2008 में शादी करी थी एंड 6 साल तक उनका बच्चा नहीं हुआ था। पर फिर 2014 में उनका बच्चा पैदा हुआ, जिसमें हस्बैंड को 2019 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब हस्बैंड का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मानी जाए तो वो इनफर्टाइल है एंड हस्बैंड बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। और दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि स्टार्टिंग में 2020 में जब तलाक की अर्जी डाली गई थी, हस्बैंड ने नाजायज़ बच्चे का पॉइंट नहीं उठाया। नाजायज़ बच्चे का पॉइंट 2022 में उठाया, इसलिए हस्बैंड बच्चे को एज अ पॉन की तरह, एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को मना कर दिया। तो अब इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए मान लिया कि उस बच्चे को यूज़ किया जा रहा है, बट इससे ये फैक्ट तो चेंज नहीं हो जाता ना कि वो किसी और का बच्चा हो सकता है। क्या इसमें बच्चे को जानने का हक नहीं कि उसका एक्चुअल फादर कौन है? क्या एक ऐसे एफ बॉय को पेनल्टी नहीं भरनी चाहिए? ये कैसा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? माँ आर वर्ड, बाप चू वर्ड एंड एक्चुअल बाप आर बाज। आर बाज नहीं, आर बाज। ज़रा सोचो, फ्यूचर में अगर ये बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर जो भी मैंने इस बच्चे के लिए वर्ड्स यूज़ करे हैं, इसे उससे भी खतरनाक सहना पड़ेगा। दैट पुअर किड, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर किसी को लगता है कि इसमें बच्चे का यूज़ हो रहा है, जो कि हो रहा है, जैसे हस्बैंड के घर में वाइफ ने अपनी जगह बनाने के लिए बच्चे का यूज़ किया, वैसे ही हस्बैंड भी यूज़ कर रहा है। मैं इस बच्चे के यूज़ को सही नहीं बता रहा हूँ, बट एज एन ऑनेस्ट प्रेडेटर, एक प्रेडेटर प्रेज का यूज़ करता है। और अगर आप बच्चे की भलाई एक्चुअली चाहते हैं तो एक्चुअल फादर को प्लीज़ ढूंढिए। एंड अगर आप नहीं ढूंढते हैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भगवान ना करे कि बच्चे को कोई डिजीज़ हो गई एंड बच्चे को ब्लड चाहिए एंड बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। तो आप ये बताइए कि आप ओ नेगेटिव ब्लड, जो कि रेयरेस्ट ब्लड है, उसे कैसे ढूंढेंगे? कैसे किसी और से ब्लड लेंगे उस बच्चे को देने के लिए? क्योंकि माँ के पास तो ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव आसानी से मिलता नहीं है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे इजी यही रहेगा कि बच्चे का एक्चुअल फादर आए एंड बच्चे को ब्लड दे, बट उसका कुछ अता पता ही नहीं है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इसमें बच्चे की भलाई कहाँ हो रही है? नुकसान बच्चे का ही है इसमें, लॉन्ग टर्म में स्पेशली। तो इससे मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए जो कि मैं आपसे ही पूछता हूँ। इससे हाई कोर्ट क्या बताना चाहते हैं कि शादी कोई सही चीज़ नहीं है, हमें अवॉइड करनी चाहिए? क्या हमें अपनी शादी लीगली रजिस्टर नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने बच्चे को पैदा होते ही डीएनए टेस्ट कराना चाहिए? क्या हमें भी एफ बॉय बनना चाहिए? खैर, सीखने का चैनल है तो मैं आपको इससे भी कुछ ना कुछ सिखाऊंगा ही। तो मेल्स को इससे क्या सीखना चाहिए? बीइंग एन ऑनेस्ट प्रेडेटर, मैं सभी वानाबी प्रेडेटर्स को कहूँगा, सबसे पहले एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि अगर तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई और प्रेडेटर तुम्हारी इसी कमी का फ़ायदा उठाएगा एंड तुम्हें एक प्रे की तरह देखेगा एंड तुम्हें यूज़ करेगा। जैसे कि इस सिचुएशन में वाइफ हस्बैंड का कर रही थी,
उसके इनफर्टाइल होने का फ़ायदा उठा के वो किसी और के पास जा रही थी। तो तुम्हें ऐसा नहीं होना है। सेकंड, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बी ए प्रेडेटर एंड भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। अगर सहोगे तो कोई एक प्रेडेटर मेरी तरह आपको एक प्रे बना के आपका यूज़ करेगा। एंड जब आपके पास हर एक प्रेडेटर का प्रे बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, पर एक प्रेडेटर खुद को कभी घिरने नहीं देता। जैसे हस्बैंड ने सबसे पहले चीटिंग वाइफ को एक्सेप्ट करा, बाद में उसके बच्चे को, फिर एंड में बच्चे की बात करी। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें हर चीज़ के लिए स्टैंड करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, बी पार्शली ऑनेस्ट, सब कुछ सच बताओ, बट उतना ही जितने में वो लोग सही बात को समझ सकें। तुम्हारा मजाक ना बनाए, क्योंकि वो भी प्रेडेटर है एंड वो तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। सो कभी भी पूरी बात नहीं बतानी होती है, पूरी बात कोर्ट में ही बताओ। तुम खुद ही समझदार बनना चाहते हो तो इसके भी कुछ तरीके हैं जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला, मेक गर्लफ्रेंड्स। जब तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे तब तुम्हें फीमेल्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कब वो खुश रहती हैं, कैसे उन्हें खुश रखना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, किस किस तरह की बंदी होती है एंड ऑल। सेकेंड, डोंट बी अ वर्जिन। जैसे मर्दों की बायोलॉजी के हिसाब से लड़की का वर्जिन होना प्रायोरिटी है, वैसे ही लड़के के सेक्सुअल पार्टनर्स होने से फीमेल माइंड को ये मैसेज जाता है कि इसके साथ अगर ठीक से नहीं रही तो ये किसी और के पास भी आसानी से शिफ्ट कर सकता है। एंड फीमेल माइंड तुम्हें एक रिवॉर्ड की तरह देखेगा। इसी वजह से बंदियाँ एफ बॉयज़ के साथ होती हैं, क्योंकि एफ बॉयज़ फीमेल माइंड के लिए एक प्राइज़ होते हैं। एंड वो एफ बॉय बेस्ट पर ही टिकेगा जिसके साथ वो अपनी फ्रेंड्स के आगे ब्रैग कर सकेंगी, उन्हें जेलस कर सकेंगी। थर्ड, गेट अ हॉबी और पैशन विद योर वर्क। जब तुम्हारे पास एक हॉबी या पैशन होगा तब तुम उसके राजा बन जाओगे, जो तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएगा। तुम्हारे वर्स्ट और बेस्ट टाइम में यही तुम्हारे साथ रहेगा, जो कि तुम्हें एक डिज़ायरेबल पर्सन बनाएगा। एंड काम तुम्हें फीमेल माइंड नहीं बल्कि रियल लाइफ में लॉजिकली डिज़ायरेबल बनाएगा, क्योंकि एफ बॉयज़ की लाइफ तुम्हें पता होगी। लड़कियां उनके साथ जाना चाहती हैं बट रहना कोई नहीं चाहती, विच कैन लीड देम टू बी अ गोल्ड डिगर, जो पैसे वाले के लिए अपने एफ बॉयज़ पर चीट करेंगी। फोर्थ, बी हेल्दी। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए कुछ कहना चाहिए। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचपन से बताया होगा कि तुम्हें क्यों फिट होना चाहिए, क्यों तुम्हें हेल्दी होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे पेरेंट्स की टीचिंग में ऐड करना चाहूँगा कि अगर तुम फिट होगे तो तुम कपड़े पहन के अच्छे दिखोगे, कपड़े उतार के अच्छे दिखोगे, कैमरा में भी तुम्हारा फेस अच्छा दिखेगा, रियलिटी में भी तुम्हारा फेस अच्छा दिखेगा। तुम्हारे बाल जवानी में भी रहेंगे एंड बुढ़ापे में भी तुम्हारे सर पर ही रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, बी स्टाइलिश। जब तक तुम फिट नहीं हो जाते तब तक तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा स्किन केयर ही होगा जो तुम्हें अच्छा दिखाएगा, जो तुम्हें डिज़ायरेबल दिखाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, शो योरसेल्फ। तुम किसी भी चीज़ में अपने पैशन या हॉबी को फॉलो कर रहे हो, राजा बन गए एंड तुम लोगों को दिखाओगे एंड लोग देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम लोगों को दिखाने जाओगे, तुम्हारे पैर कांप जाएंगे, तुम दिखा नहीं पाओगे, तुम घबरा जाओगे, तुम वहाँ लोगों के आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंड इसमें आपका ड्रेसिंग सेंस, बॉडी, स्किन, हेयर स्टाइल मिलकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, थोड़ा सा। एंड ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हें कुछ करने लायक बनाएगा। एंड खुद को शो करने की प्रैक्टिस बार बार करके तुम खुद को दिखा पाओगे, जो तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ाएगा, जो तुम्हें इज्जत वाला इंसान बनाएगा, जिसके थ्रू तुम लोगों को सच बता पाओगे अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो। इसे हिंदी में दबदबा, भौकाल, बड़ा आदमी, मर्द और इंग्लिश में अल्फा मेल कहते हैं। एंड ये सब कुछ मैंने इसीलिए बताया है जिसको तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, सिर्फ सुनने के लिए, बात करने के लिए नहीं है। बी एन ऑनेस्ट प्रेडेटर एंड वर्क करो इस पे।
कमेंट कर देना अगर कुछ छूट गया हो या कुछ गलत कहा हो तो। लाइक सब्सक्राइब तुम्हारी मर्ज़ी है, पर बस एक ही चीज़ कहूँगा, वापस ज़रूर आ जाना, फिर मिलेंगे।